आप एक स्पिरिचुअल बिजनेस कोच हैं, है ना? और आपकी टीम स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों पे काम करती है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि कई सारे बिजनेस कोचेज हैं, बहुत सारे हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन आपका स्पिरिचुअल उस पर बड़ा वो है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है और क्यों स्पिरिचुअल वो होना चाहिए लाइफ में जरूरी? स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है या अर्थ है वो हमने ना थोड़ा सा एज ए सोसाइटी जरा खराब कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ प्राइमरीली अपने को वैल्यूज से जोड़ना है। तो चाहे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, चाहे प्रोफेशन करें, चाहे आप बिजनेस करें, उसके साथ जब तक वैल्यूज नहीं जुड़ी रहेंगी तो आपका कर्म हमेशा एक गलत राह पर ही चला जाएगा। तो आप अभी जो सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं या जोड़ीज हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेके आप एक साक्षात्कार नाम का एक रेसिडेंशियल एक प्रोग्राम करते हैं, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैं भी था। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे आप ये भाव तो हम अनलेस यू गो देयर यू विल नॉट, बट फिर भी उसका एक अगर स्ट्रक्चर व क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये अगर पता चले ना। अगर आप श्री राम की जर्नी देखोगे तो राइट फ्रॉम जब उनका जन्म हुआ, जब वो जनेऊ धारण हुआ, जब वो अपनी शिक्षा के लिए गए, जब उन्होंने वहां से निकले, उनको वनवास मिला, किस तरीके से उनके अंदर एक स्पिरिचुअल ह्यूमन ने जन्म लिया जिसके थ्रू उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, वेल्थ भी कमाई, बड़ा साम्राज्य भी एस्टेब्लिश किया और लोगों का भी एडवांटेज किया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये एंशिएंट विजडम अगर लग जाए तो आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व। श्री कृष्ण ने कितना भी ज्ञान दिया हो अर्जुन को, अर्जुन के हाथ गांडीव पर तभी गए जब श्री कृष्ण ने साक्षात रूप दिखाया, तभी अर्जुन के हाथ जुड़े। उन्होंने कहा कि अब कुछ प्रश्न ही नहीं है। वो कन्विक्शन भी है, वो कन्विक्शन आ गया। जब प्रत्यक्ष आपके सामने कुछ आता है तभी आप उस पर कन्विंस होते। तो साक्षात्कार उस प्रत्यक्ष को देखने की यात्रा है। चाणक्य 3500 साल पहले बोली गए थे, यथा राजा तथा प्रजा। आप बदले, आप ऑटोमेटिकली सबको बदले। हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो अपनी मेहनत और लगन से उसको एक लेवल पे ले आते हैं, जिसको हम एसएमई लेवल कहते हैं। अब यहाँ से एंटरप्रेन्योर को या प्रमोटर को अपना बिजनेस और ऊपर ले जाना है ना? उसको लार्ज कैप बनाना है या उसको आईपीओ तक ले जाना है, जो भी है। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत होती है, आपको कैपेबिलिटीज़ बिल्टअप करने की ज़रूरत होती है, आपकी सोच बदलने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ये सब करने के लिए आपको ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो आपको हैंड होल्डिंग करे और सही तरीके से आपको उस पाथ पे ले जाए। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, रोहित अरोरा, ये वही काम करते हैं। इनकी कंपनी, इनकी ट्रांसगनाइजेशन जो कंपनी है, ये एंटरप्रेन्योर्स को एसएमई लेवल से ऊपर ले जाने के लिए पूरा हैंड होल्डिंग करती है। उनके जो मॉड्यूल्स हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं टर्नओवर के लेवल पे नहीं, लेकिन अंदरूनी सोच के लेवल पे, कल्चरल लेवल पे काम होता है, ताकि ये बिजनेस 100 साल तक चले। और ये हो सकता है 100 करोड़ तक भी बिजनेस जाए, लेकिन उस लंबी दौड़ के लिए या लंबी क्या कहते हैं उसको, आपको उस लेवल को जाने के लिए ये जो सब करना पड़ता है, उसके लिए जो तैयारी होती है, ये तैयारी हमारे रोहित अरोरा जी और उनकी टीम करवाती है। ऑफ कोर्स ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये क्या कहते हैं, इट्स लाइक यू आर ट्रैवलिंग टुगेदर, आप साथ चल रहे हैं और उसी तरीके से ये करते हैं। तो आइए आज के मेहमान हमारे रोहित अरोरा जी से मिलते हैं और ये जान लेते हैं कि उनकी अपनी सोच क्या है और उन्होंने क्यों अपना जो एक व्यवसाय है, क्या कहते हैं, अपना एक जो एक हाई लेवल का जॉब है, वो छोड़ के उन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया, ट्रांसगनाइजेशन, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू की और काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह का काम है, किस तरह से इन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर के लेवल तक ले जाते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, ये सब हम जान लेते हैं रोहित जी से। नमस्ते रोहित जी।
आज बड़ी खुशी है कि आप हमारे बड़े आम पे हैं। मैं तो कब से चाह रहा था जी। लेकिन आज बड़ा मतलब हम सब खुश हैं। और मतलब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ पिछले 4 साल लगभग। कोविड से ज्यादा हो पहले गया, थोड़े थोड़ा ज़्यादा ही हो गए मतलब या। और मैंने कई आपके मॉड्यूल्स प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट। Correct. So that's why I was very eager to share it to my, people and who are watchers and who My are, pleasure. Yeah. So हम शुरू वहाँ से करते हैं कि जैसा आप मतलब हम आपको जो जानते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल बिजनेस कोच हैं, है ना? और आपकी टीम स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों पे काम करती है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्योंकि कई सारे बिजनेस कोचेज हैं, बहुत सारे हैं, हम ऑनलाइन देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन आपका स्पिरिचुअल उस पर बड़ा वो है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है और क्यों स्पिरिचुअल वो होना चाहिए लाइफ में जरूरी? स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है या अर्थ है, वो हमने ना थोड़ा सा एज ए सोसाइटी जरा खराब कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ प्राइमरीली अपने को वैल्यूज से जोड़ना है। तो चाहे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, चाहे प्रोफेशन करें, चाहे आप बिजनेस करें, उसके साथ जब तक वैल्यूज नहीं जुड़ी रहेंगी तो आपका कर्म हमेशा एक गलत राह पर ही चला जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ प्राइमरली दो ही शब्दों में अगर मैं बोलूं तो स्पिरिचुअलिटी का प्राइमरी अर्थ है अनकंडीशनल लव और सेल्फलेस वर्क। और अगर आप हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर में जाएं तो आप उसमें देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जो गोल्डन एरा था मौर्यन एम्पायर, उस समय कहा जाता था कि घरों में चिटकनी नहीं होती थी, ताले नहीं हुआ करते थे। चाइनीज़ फिलोसोफर यहाँ पर आए थे बहुत सारे, वो देख के गए, उन्होंने बोला कि ये कैसी सोसाइटी है। और वो पीरियड हमने बहुत फ्लरिश किया। क्यों? क्योंकि हम सब मिलके एकजुट होके सब काम कर रहे थे। तब कॉमन चूल्हा हुआ करता था। घर पे किचन रखना वाज कंसिडर्ड टू बी कि घर पे किचन क्यों रखी है आपने। मतलब कम्युनिटी का ही किचन होता था। कहने का अर्थ ये था कि खाने पीने के लिए तो आपको काम नहीं करना है, काम तो किसी और चीज के लिए करना है। काम आपको सोसाइटी पे इम्पैक्ट करने के लिए करना है। खाने के लिए तो क्या है, वो तो शाम में आओ सबके सब साथ में खाना खा लेंगे। ये जो कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट था, वहां से सारा का सारा आधार बिल्ड हुआ था स्पिरिचुअलिटी। ओके। घर पे किचन मतलब आप सोसाइटी के फॉर्म में एक टेबू है वो। तो जब हम सब ने अपने खुद के खाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, आप समझिए वहां से ही हमने किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को अपने लेवल से निकाल दिया। तो आपका कर्म चाहे कुछ भी हो, आप बिजनेस करते हैं, आप कहीं पर काम करते हैं, आप लेखक हैं, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आपके कर्म के पीछे का जो वाय है, अर्थ है, क्यों कर रहे हो, वो जब सेल्फलेस होगा, अनकंडीशनल होगा और दूसरों के एडवांटेज के लिए होगा, सोसाइटी के इम्पैक्ट के लिए होगा, तो ऑटोमेटिकली उस कर्म में स्पिरिचुअलिटी चली गई। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म आपको बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। रादर मैं तो बोलूंगा वही कर्म आपको बहुत बड़ा कर सकता है। मतलब इसी कर्म से आप फिर वो वेल्थ क्रिएशन या मल्टीफोल्ड, वो सब बाय प्रोडक्ट वो तो मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सीमाई हो जाएगी, सीमित ही रह जाएगा। अगर आप इंडिया में देखें, आज 6.5, 7, 8 लाख के करीब रजिस्टर्ड एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। पिछले 50 साल में हमने कितने इन्फोसिस को जन्म दिया एज अ कंट्री। स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ। इतने बिजनेस कोचेस हैं, इतने कंसल्टिंग फर्म्स हैं, तो भी घूम फिर के वो नंबर तो 0 ही है। ओके। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, चलिए, या जीई का देता हूँ। इनकी कहानी में जाएंगे ना तो वो कहानी में समझ में आ जाएगा कहाँ पर स्टोरी टेलिंग वॉज डिफरेंट। और एक ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी टेलिंग के अलावा कुछ और है नहीं, वो कहानी ही है।
जो उसका फाउंडर, प्रमोटर, राइटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे का आधार अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज ये इतना बड़ा क्यों है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का टर्नओवर है अराउंड $100 बिलियन। उसका ग्रोथ रेट हर साल है $4 बिलियन। दैट मीन्स 4%। $4 बिलियन इज, you know how many crores? I mean, It is almost like one Infosys every year. yeah. That means within that, they're creating almost one Infosys every year. और यहाँ पर India as an organization, as a country, में हम इतने SMEs होते हुए भी ये क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्वेश्चन अपने को पूछना पड़ेगा। जबकि एक समय था जब हमारे यहाँ से जो भी निकला उसने वर्ल्ड में फ्लरिश किया। जो भी निकला, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धा जी का जन्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन बुद्धिज्म आज वर्ल्ड ओवर है। करेक्ट। आर्य समाज का जन्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन आर्य समाज आज वर्ल्ड ओवर है। रामकृष्ण मिशन का जन्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन रामकृष्ण मिशन आज वर्ल्ड ओवर है। ऐसे कई कोट एंड कोट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये MNC मॉडल बिल्ड कर दिया था। उस समय की MNCs आज भी अलाइव हैं और आज भी चल रही हैं और आज भी पूरे देश को, पूरे संसार को एडवांटेज दे रही हैं। अब इनसे सीखना पड़ेगा कि उसमें फंडामेंटली क्या था। फंडामेंटली ये था कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट राइटर था, फर्स्ट लेखक था, उसने अपने को इक्वेशन से बाहर निकाल दिया था। ओके। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, आई एम डूइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार के एडवांटेज के लिए कर रहा हूँ, संसार को इसकी ज़रूरत है और उसके लिए ही कर रहा हूँ। ये सोच ही अलग है, मतलब वो सोच ही अलग है। जैसे रामकृष्ण मिशन जब स्वामी विवेकानंद स्टार्ट किया तो उनका टैगलाइन, आज हम बहुत ब्रांडिंग एक्टिविटी करके वो टैगलाइन निकालते हैं, लेकिन वो निकलती तो अंतरात्मा से ही है ना। तो उनकी टैगलाइन थी आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। यानी कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है, ताकि जो भी इसका पार्ट हो वो स्वयं के मोक्ष के लिए काम करे और जगत के हित के लिए काम करे। अब आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो मेरे को लगता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल टैगलाइन हो जाना चाहिए। ओके। यानी कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप जगत के हित के लिए कर रहे हैं। अब जगत का हित करोगे तो प्रॉफिट तो बनेगा ही ना। जगत का हित करोगे, आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो वैल्यूएशन बनी जाएगी ना। और वैल्यूएशन के लिए काम करोगे तो वैल्यू क्रिएशन होगा, गारंटी नहीं है। प्रॉफिट के लिए काम करोगे तो आप दुनिया का एडवांटेज करोगे, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वहां से शुरू करोगे ये गारंटी है। तो स्पिरिचुअलिटी बिजनेस में डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिक्के को कॉइन को हम प्रॉफिट वैल्यूएशन की नज़र से देखते हैं, वेल्थ क्रिएशन की नज़र से देखते हैं। वो कॉइन के दूसरे साइड को देखना शुरू कर दो कि हमें वर्ल्ड बेनिफिट, सोशल इम्पैक्ट, ह्यूमन बेनिफिट। आपका बिजनेस एक सोशल वेंचर है, ओके, जो कि दुनिया का एडवांटेज करता है। ओके। अब दुनिया में मतलब कस्टमर आते हैं, वेंडर्स आते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं, एनवायरनमेंट आता है, पूरा का पूरा संसार आता है, उसके लिए करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये साइड हो ही जाएगा। सो ये जब आप ट्रांसफॉर्म होता है या सोच बदल जाती है, तो क्या ये एनर्जीज भी बदल जाती है? एनर्जीज पे काम होता है, एंड एज वी से दैट ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जैसे ही किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हो, किसी के बारे में प्यार का अनुभव करते हो, चाहे वो कितने भी गुस्से से आए, वो खत्म हो जाता है। इट इज सिमिलर। आप ये कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हो एनवायरनमेंट में, मार्केट में, सोसाइटी में। अब ये एनर्जी देते हुए आप मैनेजमेंट साइंस को यूज कर रहे हो, तो वो साइंस में एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी को हमको सिर्फ उसी सेंस में, फिलॉसफी के सेंस में रखना नहीं है। जब यही स्पिरिचुअलिटी मैनेजमेंट साइंस में घुसती है तो मैनेजमेंट साइंस प्यूरिफाई तो होती ही है, उसके साथ साथ
एम्पलीफाई भी हो जाता तो मतलब आप एक्चुअली कर्म में लाते हो, उसको कर्म में एक्चुअली लेके इम्प्लीमेंटेशन में लाते हो आपके रोजमर्रा की सोच में और आपके काम में। है। और इसी कर्म को योग बोलते हैं, तभी वो कर्म योग बनते हैं। सो आपके क्रेडेंशियल्स तो हम जानते हैं कि आप आईआईटी से हैं बम्बई के, फिर केलॉग यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस तो हैं ही, सब जानते ही हैं। लेकिन हम क्यूरियस हैं कि आपके ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आई और कहाँ से सीखे आपने? तो और ये हाँ, imbibe स्पिरिचुअलिटी को अगर आप समझेंगे ना, तो स्पिरिचुअलिटी तो हर एक के अंदर होती ही है। हम्म, वो तो यू आर नॉट ह्यूमन बींग्स, यू आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। ओके, सो वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। इसका अर्थ प्राइमरली ये है कि हम भूल गए। हम्म, तो ये नेचर भी है आपकी, लेकिन ऑफ कोर्स एक नर्चर भी होता है आपकी लाइफ का, जिससे वो नेचर बाहर आती है। ओके, तो समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का प्लान था। तो यूनिवर्स नाम की यूनिवर्सिटी ने जिसमें मेरा जन्म हुआ, आई वॉज बॉर्न इन जम्मू कश्मीर। कश्मीर में मेरी इनिशियल स्कूलिंग कश्मीर में हुई है, श्रीनगर में। सो दिस वाज व्हिच ईयर? दिस इज 1979 Okay. till 1988. So it was 10. Okay, this is Yeah. all about before the turmoil which happened. So we came out during the turmoil period only. Okay. So we're part of that outflow that happened from the exodus that happened from Oh, Kashmir. So our family was part of it to an extent that we came out just in one Maruti car, and everything was left behind. So anyway, keeping that aside, but I feel that everything happens for good. So that initial period of my life, which was in Kashmir, in a way, Kashmir is a very spiritual place. If you look at the best of the Indian literature that has come out, whether you call it Shiv Sutras, whether you call it Kashmir Shaivism, which is a very big school of spirituality, like Vedanta. Kashmir Shaivism is a very big school of spirituality that went inside me through various exposures in that city only. तो जिस समय कश्मीर से हम बाहर निकले, तो मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल में, विच इज कॉल्ड एज डीएवी। okay. अब डीएवी का फंडामेंटली तो सीबीएसई स्कूल है, लेकिन डीएवी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है, मेरे टाइम पे उसको कहते थे वेद पाठ। वेद पाठ बेसिकली वेदों का ज्ञान है। Hmm. तो दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज स्टार्ट किया, तो आर्य समाज में उन्होंने कहा कि ये शिक्षा हमें बच्चों को देनी है, Okay. जो कि स्कूलिंग सिस्टम से निकल चुकी है। बहुत नोबल थॉट था। Okay. तो उन्होंने एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखा सारे के सारे डीएवी स्कूल्स के अंदर, और बॉम्बे में जैसे एवीएम है, आर्य विद्या मंदिर, इन सब स्कूल्स का जो करिकुलम है वो डीएवी बोर्ड डिसाइड करता है। और उस बोर्ड में एक कंपलसरी सब्जेक्ट है वेद पाठ, जिनके उन्होंने टीचर्स को भी ट्रेन किया। अब उस वेद पाठ का इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुआ जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। अब उसने मेरे पे बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट किया, बिकॉज उसमें मेरे को एक्चुअली में हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स थे वेदों के, वो इंट्रोड्यूस हुए। बट इट वॉज वेरी वेरी बेसिक। अब बेसिक था, लेकिन उसने मेरे अंदर जो इंटरेस्ट को जन्म दिया, उस नर्चर ने, मैंने बाकी के बाकी वेदों को, उपनिषदों को पढ़ना शुरू कर दिया। Okay. अब ये समझ लीजिए मेरे स्कूलिंग के टाइम पे ही हो रहा है। तो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैंने नॉर्मल पढ़ाई तो करी, लेकिन मेरी हॉबी थी कि मैं शिव सूत्र पढ़ लूँ, मैं उपनिषद पढ़ लूँ। अब उस समय ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, तो तब भी इंटरनेट स्टार्ट हो गया था थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कुछ मिल जाता था। Mm-hmm. लेकिन स्कूल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया उसके अंदर। लेकिन ये कंटिन्यू रहा, इवन जब मैं आईआईटी चला गया तो आईआईटी में भी कंटिन्यू रहा। फिर मैं तो सवाल ये उठता है कि काफी बच्चों को तो ये ज्ञान मिला होगा, तो आपने इसको कंटिन्यू, और आपको कन्विक्शन कहाँ से आया? कुछ एक एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से? नहीं, आई थिंक ये कहीं ना कहीं पे अंदर होता है। हाँ, और ये ह्यूमन कनेक्शन
मुझे बहुत भा गया, समझ लो। ओके कि कोई भी चीज सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ओके क्योंकि मेजरली हमको मैथ्स साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखिए। हाँ लेकिन जिस समय आप ह्यूमन कनेक्शन को देखते हैं तो चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ता है। ओके तो जब चीज़ें जुड़ती हैं तो उसमें मैजिक डेवलप हो जाता है। तो मैथमेटिक्स ने मेरी आईक्यू को डेवलप किया, लेकिन जिस समय इन बुक्स के थ्रू या इस नॉलेज के थ्रू मेरा इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ, उसके बाद में मेरे अंदर एक इमोशनल क्वोशंट और स्पिरिचुअल क्वोशंट का भी जन्म हुआ। ये तब भी बहुत सुपरफिशियल था जब तक मैं आईआईटी के अंदर था। ये प्रोफाउंड कब हुआ? हाँ ये प्रोफाउंड हुआ जब आईएसबी ज्वाइन किया। अब आईएसबी में क्या हुआ? आईएसबी में अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट साइंस, वहां पर कई सब्जेक्ट थे जो कि मैनेजमेंट से लिंक थे। जैसे एक सब्जेक्ट, एक कोर्स मुझे याद है जिसका टाइटल था लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर। अब उसके अंदर ये क्लियरिटी हो गई कि शेक्सपियर पढ़ो या फिर आप रामायण पढ़ो या आप महाभारत पढ़ो, इसके अंदर सारे लीडरशिप लेसन छुपे हुए हैं। और ये जो लीडरशिप आज हम ढूंढ रहे हैं बाद मैनेजमेंट हार्वर्ड केस स्टडीज के अंदर, उसकी जगह अगर ये पढ़ लेंगे तो हमको पूरी की पूरी लीडरशिप का मीनिंग समझ में आ जाएगा। अगर आप श्री राम की जर्नी देखोगे तो राइट फ्रॉम जब उनका जन्म हुआ, जब वो जनेऊ धारण हुआ, जब वो अपनी शिक्षा के लिए गए, जब उन्होंने वहां से निकले, उनको वनवास मिला, किस तरीके से उनके अंदर एक स्पिरिचुअल ह्यूमन ने जन्म लिया जिसके थ्रू उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और वेल्थ भी कमाई, बड़ा साम्राज्य भी एस्टैब्लिश किया और लोगों का भी एडवांटेज किया। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये एंशिएंट विजडम अगर लग जाए तो आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व हो जाए। सो आप अभी जो सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं या एचओडीज हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेके आप एक साक्षात्कार नाम का एक रेसिडेंशियल एक प्रोग्राम करते हैं जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैं भी था। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे आप, तो ये भाव तो हम अनलेस यू गो देयर यू विल नॉट, बट फिर भी उसका एक अगर स्ट्रक्चर व क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये अगर पता चले ना। ओके, साक्षात्कार का मीनिंग क्या है? साक्षात्कार का मीनिंग है कि अब ये शब्द भी कहाँ से आया? ये शब्द का जन्म हुआ, हमारे को फाउंडर है कुंदन, वो मुझसे पूछ रहे थे कि इस प्रोग्राम का नाम क्या दें। तो हमने कहा कि कॉन्वर्सेशन करते हुए निकला कि भगवत गीता का जन्म कहाँ हुआ? भगवत गीता का जन्म तो कुरुक्षेत्र में हुआ। करेक्ट। ऐसा तो नहीं था कि क्लासरूम में बैठ के भगवत गीता पढ़ाई क्रिएट की गई जी। भगवत गीता का जन्म सबसे ज्यादा टर्मोइल कहाँ होता है? वॉर जोन के अंदर। ओके। सबसे ज्यादा टर्मोइल के पॉइंट पर भगवत गीता जैसी बुक का जन्म हुआ। कॉन्वर्सेशन क्या है? वो बिटवीन अर्जुन एंड श्री कृष्ण, इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन। करेक्ट। श्री कृष्ण ने कितना भी ज्ञान दिया हो अर्जुन को, अर्जुन के हाथ गांडीव पर तभी गए जब श्री कृष्ण ने साक्षात रूप दिखाया। ओके। जब वो विराट रूप का दर्शन हुआ तभी अर्जुन के हाथ जुड़े। उन्होंने कहा कि अब कुछ प्रश्न ही नहीं बचा। वो कन्विक्शन भी है। वो कन्विक्शन आ गया। तो आपकी जब प्रत्यक्ष आपके सामने कुछ आता है तभी आप उस पर कन्विंस होते हो। तो साक्षात्कार उस प्रत्यक्ष को देखने की यात्रा है। तो वहां पर आपको, क्योंकि मैं यहां पर बैठ के आपको जितना भी समझाऊं कि वेल्थ क्रिएशन, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप सोशल इम्पैक्ट करोगे, अगर आप बिजनेस से सोचोगे कि मेरे कस्टमर को एडवांटेज क्या हो रहा है, कस्टमर को एडवांटेज देते हुए मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि अगर किसी का नुकसान करते हुए किसी को प्रॉफिट दिया तो वो प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है। जब भी आप किसी को प्रॉफिट देते हैं और प्रॉफिट देने के लिए आपने किसी का नुकसान कर दिया है, चाहे वो एनवायरनमेंट का ही क्यों ना हो, तो प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है। अभी ये बोलना बहुत ईजी है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो वो साक्षात्कार समझ लीजिए वो एक्सपीरियंस की ही जर्नी है। तो तभी आपको यहाँ से काट के हम भेजते हैं कि चलिए अब लोनावाला चलिए, फिर वहाँ पर आपसे आपके मोबाइल ले लेते हैं 2 दिन के लिए, ताकि आप उससे किसी भी टच में नहीं आए। आपको सिर्फ उसी भाव में रहना है। अब उसी भाव में रहने का अर्थ क्या है कि मैं आपके एक इंटेंस वर्किंग कर रहा हूँ आपके ऊपर। अब जब इंटेंस वर्किंग होगी तो अंदर तो ये बिलीफ है ही ना कि एवरीबडी इज स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर से आप स्पिरिचुअल तो है ही। करेक्ट। अब वो स्पिरिचुअलिटी आपके काम से जुड़ी नहीं हुई है, बस वही करना है ना। तो उसके लिए बस इंटेंस एनवायरनमेंट, इंटेंस कॉन्वर्सेशन, ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाती है। और जैसे ही वो जुड़ जाती है फिर आपको स्वयं ही दिख जाता है। अब जो स्वयं दिख गया, अंदर से जब भाव आ गया, तो फिर तो आप तो राजा हैं अपनी कंपनी के, यू आर द प्रमोटर। तो चाणक्य 3500 साल पहले बोल ही गए थे, यथा राजा तथा प्रजा। आप बदले, आप ऑटोमेटिकली सबको बदले। तो साक्षात्कार एक बहुत इंटेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि आपको इस बात का स्वयं साक्षात्कार हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि जब तक आध्यात्म मेरे काम में नहीं जाएगा, काम तो प्रोसेस तो मुझे बनानी ही पड़ेगी, बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी, सैप लगाना ही पड़ेगा, वो सब मैं करूंगा और सब करने में भी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन फंडामेंटली ये सब करने में हम आपकी मदद तभी करेंगे जब इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसके थ्रू मैं एक सस्टेनेबल, स्केलेबल और वर्ल्ड इम्पैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के यात्रा पे। तो मतलब इसका मतलब एक एंटरप्रेन्योर का एक अगला जन्म ही होता है वहाँ पे। करेक्ट। इट्स लाइक रीबर्थ ऑफ अ रियल एंटरप्रेन्योर। और उसके बाद आप हैंड होल्डिंग भी करते हो, आपके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप मतलब ऐसा नहीं कि साक्षात्कार होने के बाद आप यू देन ट्राई टू एलिवेट हिम इन डिफरेंट लेवल्स। तो वो भी आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स का तो कॉन्वर्सेशन छोड़ देते हैं, मैं सिंपली इतना ही बोलूँगा कि एक बार आपने मेरा हाथ साक्षात्कार में पकड़ लिया, फिर आप छोड़ना भी चाहो मत तो छूटता है। वो नहीं, वो छूटता ही नहीं, वो छोड़ता ही नहीं हूँ मैं। वो कैसे होगा? वो पॉसिबल ही नहीं। तो अब जैसे कोविड, तो हम सब ने इसका अनुभव किया है, और जैसे ही मतलब क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम्स हैं आपके ही हैं, तो जैसे कोविड आने के बाद ये थोड़ा सा थम गया था, और फिर आप ऑनलाइन पे आए, और ऑनलाइन में भी आपने साथ नहीं छोड़ा। आपने आपने मतलब एकम नाम का पहले ही था जो आपका मॉड्यूल था, उसको आपने एक और ऑनलाइन पे कई लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए भी ओपन किया था, अदर देन द एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर देन ये। सो ये क्या था, ये व्हाट डू यू वांट दिस टू रेजोनेट विद दिस एकम? और ये एकम में आपने बहुत सारे लाए, तो इसमें क्या क्या? तो ऑनलाइन सिर्फ एकम नहीं था, ऑनलाइन एक्चुअली समय भी लगा, दर्पण भी था, दर्पण भी वाज अगेन। तो बहुत सिंपल था। कहाँ से आया? अगेन कॉन्सेप्ट वही था कि जो भी करना है हमारे बिलीवर्स के, इस एंटरप्रेन्योर्स के एडवांटेज के लिए करना है, उनके बेनिफिट के लिए करना है, उनके इंटरेस्ट के लिए करना है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू, आप सबको याद होगा, जनता कर्फ्यू 20 मार्च को अनाउंस किया था। अब 20 मार्च को जैसे जनता कर्फ्यू अनाउंस किया, उसी दिन उस अनाउंसमेंट के जस्ट बाद मैं और मेरी टीम बैठे और हमने फटाफट डिसाइड किया कल सुबह से क्या करना है। तो समझ लीजिए रात के 7 बजे होंगे, ये अनाउंसमेंट यूजुअली 7-8 बजे के करीब हुआ था कि कल जनता कर्फ्यू, ऐसा कुछ था। और हमने कहा था कि अभी कल से ही हमको कुछ शुरू करना है। हमने रात भर, तब जूम इतना फेमस नहीं था, आदत भी नहीं थी, जूम फेमस भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, तो हमको भी नहीं पता था, हम भी ढूंढ रहे थे कि कैसे करें। तो हमने कहा कि ऑनलाइन यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं। लेकिन मैंने कहा उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, वो लिख के देगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। तो रात में मेरी टीम ने जोहो का वेबिनार
का एक नॉट वेबिनार, हाँ वेबिनार का एक सॉफ्टवेयर ढूंढ लिया। उनका एक सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल था। तो हमने रात में ही ज़ोहो को कॉन्फ़िगर किया और नेक्स्ट डे से हमने दर्पण नाम का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। अब दर्पण में सिंपल था, कोविड में क्या हुआ, सब तरफ नेगेटिविटी फैली हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे तो नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये तो संसार के एक बहुत बड़ा पॉज मिल गया है, वर्ल्ड को पॉज मिला है, सो दैट वी ऑल कैन गो बैक एंड सी कि हमने क्या गलतियां की। क्योंकि जो भी होता है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। ये कोविड भी जो हुआ, ये हमने ही कुछ किया था जो हमको मिला। तो ये समय है कि सिट बैक एंड थिंक कि क्या गलत किया। लेकिन हमारी रोज के प्रॉब्लम्स भी तो है। हमको रोज ये सोचना है कि आज घर पे एक चूल्हा कैसे चलेगा, ये सोचना है कि मेरा नेक्स्ट EMI कैसे जाएगा। उसमें आप मुझे बोल रहे हो सिट बैक एंड रिलैक्स, कैसे करूं? अब सिट बैक एंड रिलैक्स तो नेचर ने ही बोल दिया। इट वॉज नेचर्स कर्फ्यू, इट वॉज नॉट योर कर्फ्यू, इट वॉज नेचर्स कर्फ्यू। करेक्ट। यू लाइक इट और नॉट, नेचर ने तो कर्फ्यू डाल दिया था। तो हमको तो सोचना ही था, क्योंकि ह्यूमन तो रुक नहीं रहा था। उसने कहा कि रुक नहीं रहा तो मैं ही रुकता हूं। तो अब उस दौरान मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई, कैन आई हेल्प द यूनिवर्स? टू स्मॉल टू डू इट, बट कैन आई बी पार्ट ऑफ इट? तो ओनली वे वी कैन डू इज कि आप, अब यही है स्पिरिचुअलिटी। जब ये थॉट आता है, यही है स्पिरिचुअलिटी। अब इसको आपके कर्म में कैसे डालते हो? मेरे को क्या करना आता है, जो मुझे आता है उसको मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं? अब फॉर्चुनेटली हमने टेक्नोलॉजी तो बिल्ड कर ही दी है, तो बस उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया और हमने प्रोग्राम लॉन्च किया दर्पण। दर्पण में कुछ नहीं था, हम हर दिन एक टॉपिक स्टार्ट करते थे, मैनेजमेंट टॉपिक, और लोगों को मैनेजमेंट का ज्ञान देते थे। फिर कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कैसे ब्रांडिंग करते हैं, कैसे प्रोसेसेस बनाते हैं, कैसे नई चीज़ें आने वाली हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा। तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव। कस्टमर माइंड मैपिंग कैसे करनी है, आपके कस्टमर को कैसे सोचना है, समझो कि सही समय मिला है, सोचो कस्टमर को क्या देना है। अभी कस्टमर बदल जाएगा, सडनली ऑनलाइन स्ट्रांग हो जाएगा, आपको डिलीवरीज करनी पड़ेंगी, डिलीवरी का रेस्टोरेंट डिलीवरी है कि नहीं है, स्विगी कैसे बना। तो हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। आप समझिए 250 days, every day morning 8 a.m. we were online and without any curfew. So हर दिन सुबह I used to come online and we used to deliver this to the entrepreneur community, to many people. अब ये मंडे टू सैटरडे चलता था, संडे को ब्रेक था, तो हमने कहा संडे को हम प्योर स्पिरिचुअलिटी करेंगे। तो संडे को शुरू हुआ एकम, ऑनलाइन एकम पहले भी चलता था, लेकिन ऑनलाइन एकम, जहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स उठाए। तो सारा का सारा जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दे दिया था इन माय लाइफ टाइम, चाहे वो शिव सूत्र हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब ज्ञान मैंने उसमें उड़ेलना शुरू कर दिया। तो संडे मॉर्निंग एकम शुरू हुआ, जिसके पार्ट आप भी थे। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। तो मैंने स्टार्ट किया सिंपल धर्म के ज्ञान से, धर्म का अर्थ क्या होता है, प्रेम का अर्थ क्या होता है, फिर हमने नमस्कार का मतलब क्या होता है। तो सारे के सारे जो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट थे सबको उठा लिया। शिव सूत्र इस पे हमने पूरा का पूरा शिव सूत्र पे पूरा किया। फिर हमने केनोपनिषद किया, कठोपनिषद किया, और फिर ये चलता ही रहा। फिर तो कोविड चला गया, फिर लेकिन ये ऑनलाइन एकम तो ऑन ही रहा। दर्पण तो फिर कन्वर्ट हो गया इन द फिजिकल फॉर्मेट अगेन, करेक्ट, लेकिन एकम ऑन ही रहा, जो आज भी चल रहा है जी। तो हर संडे मॉर्निंग अभी हम भगवत गीता कर रहे हैं। तो अभी आई थिंक अभी 4था अध्याय खत्म हो जाएगा नेक्स्ट संडे को, लेकिन फिजिकली होता है। तो तो ह्यूमन टच चाहिए होता है। तो हम फिर भी बीच बीच में फिजिकल एकम कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन एकम इज समथिंग विच इज कंटिन्यूइंग। तो इस पूरे कोविड ने एक्चुअली एक फ्रेम दे दिया पूरी चीज को। तो देयर इज मैनेजमेंट हैपनिंग ड्यूरिंग द वीकडेज। तो वीकडेज में मैनेजमेंट ज्ञान, और वीकेंड पे हमने फोकस किया एकम। अब इस पूरी चीज के लिए हमको चार्ज नहीं करते थे।
इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसका कारण है, और वो कारण आज मैं आपको बता रहा हूँ। वो कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर वो उस तरीके से ज्ञान दिया नहीं गया तो हम वैसे भी रॉन्ग रास्ते पे ही चल रहे हैं। ज्ञान आत्मा का भाव होता है। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो आपके अंदर ऑलरेडी है। ज्ञान आत्मा का भाव होता है, उसके लिए आप मूल्य नहीं लगा सकते, आप फीस नहीं चार्ज कर सकते, वो अधर्म है। उसके लिए दक्षिणा मिल सकती है, तभी गुरु दक्षिणा का हमारा रिचुअल हुआ करता था। करेक्ट। दक्षिणा मिल सकती है लेकिन आप उसके लिए मूल्य नहीं लगा सकते। तो जब ये ज्ञान मुझे देने का मौका मिला फ्री में ना, तो इट वाज वेरी बिग एलिवेशन फॉर मी कि यार ये तो सत्य ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेथड, इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करूं, उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ज्ञान देने के लिए चार्ज। सो ये कहते हैं एंशिएंट इंडियन विजडम जिसको आप कहते हैं, मतलब एक होता है कि ज्ञान नॉलेज होता है, लेकिन विजडम जब आता है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आता है और वो सारा एक अगले लेवल पे चला जाता है। तो आप ये सारे मॉड्यूल्स को लेके आगे क्या कर रहे हैं, आपका विजन क्या है और किस तरह से आप इसको ले जाना चाहते हैं? तो जिस समय मैंने ट्रांसगनाइजेशन को 10-12 साल पहले मैंने जब शुरू किया था, इट स्टार्टेड एज ए बुक। मैंने एक बुक लिखा था ट्रांसगनाइजेशन, और वो बुक लिखते लिखते मुझे एक फील तो आया था कि इसको कुछ तो होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। तो उस समय मैंने, अब आज भी मेरे पास वो पेपर है, मैंने लिखा था 100 years ऑफ ट्रांसगनाइजेशन। ओके। कि 100 साल में ट्रांसगनाइजेशन के साथ क्या होगा। ओके। तो उसके अंदर बहुत सारे यात्रा थी। अब ये 100 years ऑफ ट्रांसगनाइजेशन किसी को दिखाओ तो इंडिया में स्पेसिफिकली लोग ये पूछते हैं कि आप तो नहीं रहोगे। लेकिन अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, रिलीजियस मूवमेंट से शुरू करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन? बुद्ध, गौतम। उनको तो पता भी नहीं बुद्धिज्म कब स्टार्ट हुआ। हाँ। कि गौतम बुद्धा ने कुछ किया, कुछ लिख दिया। अशोका वाज द वन हु एक्चुअली प्रमोटेड बुद्धिज्म। तो इन अ वे फाउंडर तो वो थे, लेकिन उनको नहीं पता है बुद्धिज्म कितना बड़ा हो गया। उनकी लाइफ टाइम में तो वो शायद 10 लोग ही जानते थे बुद्धिज्म के बारे में, या उनकी मॉनेस्ट्री में 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग होते होंगे। उनको थोड़ी पता है बुद्धिज्म आज पूरा संसार देख रहा है। तो फाउंडर का कनेक्शन उस फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन से है, ये हमको पता है, फाउंडर को पता नहीं होता। ओके। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन? जीसस। उनको थोड़ी पता है क्रिश्चियनिटी 250 years आफ्टर जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड फ्लरिशिंग। सो अगर हम ये सोचें कि मेरे कॉन्शियस लाइफ में, इस कॉन्शियस लाइफ में आई विल बी एबल टू सी दिस, देन यू मिस्टेकन। So it's all above and after, and it's almost after, always after. If you have to build something, you have to build for 1000 years, and that is how you can only, you have to have that vision कि मेरे लाइफ टाइम में नहीं होगा, लेकिन मेरे लाइफ टाइम में मैं इसकी नींव डाल दूंगा। सिमिलर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मिस्टर प्रॉक्टर एंड मिस्टर गैम्बल को थोड़ी पता है कि पीएनजी कितनी बड़ी हो गई। थॉमस एडिसन को थोड़ी पता है जीई कितनी बड़ी हो गई, वो तो कब के चले गए। तो सिमिलरली ट्रांसगनाइजेशन एक सोच है, वो सोच डालनी है। मेरी लाइफ टाइम में मैं एंशियस हो सकता हूं कि कुछ हो नहीं रहा है, बस दे ही जा रहा हूं, आ तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन वो एंजाइटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो अभी होना ही नहीं है। लेकिन वो नहीं हो रहा है इसलिए आप देना बंद कर दो, तो आप ट्रांसगनाइजेशन को मार दो, फिर आप सीधा ऑर्गेनाइजेशन से सेल्फ पे आ जाओ। तो ट्रांसगनाइजेशन का सिंपली एक ही मोटो है कि एक रेस्टोरेंट ओनर, एक सिंगल शॉप ओनर से लेकर एक लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
ट्रांसऑर्गेनाइजेशन सेल होनी चाहिए। अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में हेल्प कर लेंगे, जैसे एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए कोटी उड़ान हेल्प कर लेगा, जिसको शायद सिर्फ इतना ही पता करना है कि मैं रोज कैसे अपने बिजनेस से इम्पैक्ट करूं, बस ज़्यादा नहीं करना है। जैसे एक बड़ा छोटा सा ब्यूटीफुल, मैंने एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक कनाडा में कॉफ़ी शॉप है, एक ही शॉप है, कॉफ़ी शॉप है। वो कॉफ़ी शॉप क्या करती है, वो आपको अलाउ करती है कि आप वहाँ कॉफ़ी पियो, जैसे यहाँ पर टी शॉप है, टी पियो, लेकिन यू हैव एन ऑप्शन कि पे फॉर समबडी एल्सेस कॉफ़ी। ओह, तो कुछ नहीं करना है, आपने 100 रुपये दिए एंड यू हैव एन ऑप्शन कि हाँ मैंने एक कॉफ़ी पी, another 100 रुपीज फॉर ए नीडी। तो अब वो फेमस हो गया है। अब वहाँ पर लोग जाते हैं कि जो कि अंडर प्रिविलेज है, जो कैन नॉट अफोर्ड अ कॉफ़ी, से कैन आई हैव अ कॉफ़ी, एंड दैट कि मैंने दिया था। और ये इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल एलिमेंट है, मैं जिसको दे रहा हूँ मुझे पता नहीं है जी, मैं दे रहा हूँ उसको पता नहीं है। हाँ, इससे बड़ा दान कुछ होता ही नहीं। वो रेस्टोरेंट और गुरुद्वारे में फर्क क्या है बता दो मुझे। हाँ, बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट वो फ्लरिश कर रहा है, वो रेस्टोरेंट फ्लरिश कर रहा है। क्यों फ्लरिश करेगा ही ना? जैसे यूनिवर्स को समझ में आता है कि एक तो आया जो दे रहा है, तो यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है, और यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है तो वर्ल्ड एनर्जी स्टार्ट वर्किंग विद यू। तो हमारे मॉड्यूल्स आपको मैनेजमेंट साइंस तो टॉप क्लास सिखाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज विदाउट टॉप क्लास साइंस ना तो हस्तिनापुर बना था, ना ही इंद्रप्रस्थ बना था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को बनाने के लिए भी बेस्ट आर्किटेक्चर की जरूरत थी, क्राफ्ट्समैनशिप की जरूरत थी। कहते हैं ना मौर्य में, हम जिसको कहते हैं समृद्धि, मतलब ये इनफैक्ट ये आपके साथ आने की मौर्य में समृद्धि कैसे थी, तो इट वाज नॉट ओनली अबाउट मनी, it was about they have the best skills, they have the best artists, they had the best architects, absolutely, all even small skills were very flourishing. Mauryan Empire was the best. It should be studied like a management study. Correct. It is a best king people. उसमें inventions कितनी हुई? Zero was invented during that period. Aryabhatta was part of that whole actually that period. Abhigyan Shakuntalam was written in that period. The best literature that you cannot even imagine. There was I don't remember the name of the book, जिसको आप सीधा पढ़ो तो रामायण, उल्टा पढ़ो तो महाभारत. Oh. It was written in that period. Oh. It was the best period of Indian. It's a best management science. Absolutely. यहाँ पर आर्ट ने फ्लरिश किया था, यहाँ पर साइंस ने फ्लरिश किया था। एस्ट्रोनॉमी वाज बिल्ट इन दैट पीरियड। इंडियन एस्ट्रोनॉमी का जो बेसिस है वहां से शुरू हुआ। मैथमेटिक्स, लिटरेचर। तो मतलब मौर्य संस्कृति सही में मतलब शिक्षण में और इसमें लाना चाहिए ना, अलग अलग लेवल्स पे, 100% समथिंग व्हिच कैन रियली गिव यू दैट पर्सपेक्टिव्स ऑफ समृद्धि होती क्या है। इट विल गिव यू वेल्थ व्हिच यू रियली सीक, राइट? It will give you wealth. It will give you valuations which you really seek. True. You have not seen the kind of impact that they did on human life. So transorganization is basically, if you say we want to bring this thing back into language. You can say in last 10 years, what have you done? That questions can be asked. That where is it seen on the paper? But in my view, we have made immense impact in last 10 years. We would have connected with more than 20,000 entrepreneurs. Yeah, of course. I mean, many people can vouch on it. I mean, मैं अपने से भी कह रहा हूँ, all these insights came because of... Or why only entrepreneurs? Everybody. That is again, yeah. But my again curiosity is कि जैसे हम अभी मौर्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कला, स्किल्स और ये सबका एक समृद्धि था, और ट्रांसऑर्गेनाइजेशन मेजरली फोकस करता है अर्थशास्त्र, मतलब entrepreneurs flourishing, मतलब spiritually and of course with wealth and all other aspects also, but अर्थशास्त्र पे जोर क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पे ही जोर क्यों या फिर एंटरप्रेन्योर्स पे जोर क्यों?
मैं वापस आपको एंशिएंट वर्ल्ड में लेके जाता हूँ। श्री कृष्ण ने जब यात्रा शुरू करी थी ना, कि मैं अब पूरे भारतवर्ष की यात्रा करूंगा, वो यात्रा पे निकल गए थे। उनका एक ही फोकस था। उन्होंने कहा था कि मैं जाके राजाओं को धार्मिक बनाऊंगा। ओके। क्यों बनाऊंगा? राजाओं के साथ काम करूंगा। अब सिर्फ धार्मिक मतलब सब चीजें हैं। श्री कृष्ण तो सब कलाओं में संपन्न थे ना। वो तो सेम, आई थिंक श्री कृष्ण जो करते थे वो सिमिलर ही था कि कैसे आपको अपना राज चलाना है, कैसे लोगों का पालन पोषण करना है, लेकिन धर्म से। धर्म बनाऊंगा क्यों? वो उनका बेसिस क्या था? उनका बेसिस था कि जितनी भी प्रजा है ना, वो धर्म का पालन नहीं करती है। ओके। प्रजा सिर्फ अपने राजा का अनुकरण करती है। ओके। तो अगर मुझे प्रजा को धार्मिक बनाना है तो मुझे राजा को धार्मिक बनाना पड़ेगा। मैं नीचे जाके ज्ञान देता रहूंगा तो मेरी सुन लेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। करेंगे वही जो राजा करेगा। सेम एज व्हाट चाणक्य सेड, यथा राजा तथा प्रजा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, क्या स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर मैंने एंटरप्रेन्योर्स को धार्मिक बना दिया, यानी एंटरप्रेन्योर्स अगर स्पिरिचुअल लीडर्स बन गए, मंक्स बन गए, हु कैन रन अवर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अ मंक, हमने पूरे संसार को धार्मिक बना दिया। मतलब ये नहीं कि मंक हु सोल्ड द फरारी, बट मंक विद द फरारी। मंक शुड बाय अ फरारी। Okay. He should have that Ferrari which he is, and he should buy 1,000 Ferraris. That is the only way. This is the only way you can create abundance. अब मौर्य एम्पायर देखो ना, abundance created था। अबंडेंस से ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। You have to operate from abundance. And abundance तोड़ने से नहीं आता है, वो जोड़ने से ही आता है। तो जब अंदर से हम जुड़ जाते हैं ना, तो सृजन और समृद्धि, सृजन भी तभी होता है जिस समय आप धर्म का पालन करते करते दो ही फिलॉसफीज पे ऑपरेट करते हो, अनकंडीशनल लव एंड सेल्फलेस वर्क। इन दो फिलॉसफी ऑपरेट करते हो तो देखो आप कितना अमेजिंग वर्ल्ड क्रिएट कर लोगे। वाओ, एक्चुअली सो सिंपल बट इट्स सो सिंपल। इतने सारे मतलब अपने ऊपर लेयर्स हैं। करेक्ट। और लेयर्स तोड़नी है, वही साक्षात्कार करना पड़ता है। साक्षात्कार करना। ट्रू। तो अब मेरा सवाल ये है, विच इज वेरी काइंड ऑफ माई एसोसिएटेड विद माई इंडस्ट्री, विच इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या कंटेंट इंडस्ट्री। इसमें अगर ये बदलाव आ जाए और आप जो कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है और वहां पर बदलाव आना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉब्लम क्या है ना कि वहां पर वो इतनी समृद्धि है ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी कि सुनना कम हो गया है। तो आपको थॉट देता हूँ, आज लोग किसको फॉलो करते हैं? एक आम आदमी किसको फॉलो करता है? तो कोई इंस्पायरिंग पॉलिटिशियन हो या इंस्पायरिंग गुरु हो या नहीं करता है। नहीं, वो इंस्पायरिंग एक्टर को ही फॉलो करता है। ओके। ये फैक्ट है। पीपल आर नॉट सीइंग कि लोग संजय दत्त को नहीं देख रहे हैं, वो मुन्ना भाई को ही देख रहे हैं। ओके। अब गांधी जी की फिलॉसफी आप जाके साबरमती आश्रम में तो पढ़ने नहीं वाले। उनसे बड़ा तो इंस्पायरिंग गुरु कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब गांधी जी की फिलॉसफी गांधीगिरी के फॉर्म में प्रेजेंट होती तो 100 करोड़ लोग देख लेते। ट्रू। कंटेंट के पास पावर है आपकी आत्मा को हिलाने की। माई डॉटर लर्न्स डांस, छोटी है, 5 साल की है, डांस सीखती है। उसकी डांस टीचर को मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैं सब जैज सीखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंटेम्प्रेरी सीखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे डांस फॉर्म में से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस नृत्य एक ऐसी कला है जहां पर नृत्य और नर्तक एक हो जाता है, क्रिएटर और क्रिएशन एक हो जाती है। उससे बड़ी कला कोई नहीं है। और जब नृत्य ही नर्तक बन जाता है और नर्तक ही नृत्य बन जाता है, उस समय आप एक हो जाते हो। तो नृत्य तो बहुत पावरफुल कला है।
बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो एक हो जाता है, आप जो भी गाने पे सिखाओ ना उसके लिरिक्स गंदे नहीं होने चाहिए। क्योंकि चाहे उस बच्चे को लिरिक्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। तो कंटेंट के अंदर बहुत पावर है। तो देखो, एक तो कंटेंट में पावर है, दूसरी कंटेंट क्रिएटर में पावर है, तीसरी कंटेंट को प्रेजेंट करने वाले में पावर है। अब विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि अब मैं जो बता रहा हूं वो सही है, जो मैं दिखा रहा हूं वो परफेक्ट है, जो मैं दिखा रहा हूं सोसाइटी के अंदर जाने वाला है। सिर्फ मेरे आज 300 करोड़ वहां पर बॉक्स ऑफिस से बनने के लिए नहीं जा रहा हूं, वो बहुत अंदर जा रहा है सोसाइटी के रूट के अंदर। तो मुझे उस रूट को इम्पैक्ट करने की अगर शक्ति मुझे दी है तो मुझे उसको इम्पैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एनिमल जैसी एक मूवी, आई एम सॉरी टू से, सोसाइटी को बहुत अंदर तक हर्ट करती है। वो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो यही मतलब जो हम कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी और क्या करते हैं कि आपका टर्नओवर वगैरह तो ठीक है, लेकिन आपने दिया क्या है, आपने इम्पैक्ट क्योंकि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आज की वेल्थ बन जाए, आज मैं ये हो जाऊं। लेकिन आप जरा बहुत डीपली सोचो, ना तो कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाने वाले हो। जो यहां छोड़ कर जाओगे ना, वो बहुत इम्पैक्ट करेगा सदियों तक। स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। आज भी हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं ना, आज भी हम अगर उसमें सोचो क्या लिखा हो और उसने बड़ा क्रिएटिवली प्रेजेंट कर दिया हो, तो लोग तो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसकी मिसालें देना शुरू कर देंगे कि देखो ये भी बोलते थे। तो आप हो या ना हो, आपका काम रह जाता है। तो जो रह जाता है वो तो आगे के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। अब अगर ऑल ऑफ अस, many of us follow many good actors. लोग शाहरुख खान को फॉलो करते हैं, कोई आमिर खान को फॉलो करते हैं, कोई संजय दत्त को फॉलो करते हैं, सबके एक अपने अपने फॉलोइंग्स हैं। Correct. अब वो जो करता है ना, वो हमारे लिए मिसाल बन जाता है। तो अब हम उनको तो मिल नहीं सकते, लेकिन हम उनको उनके कर्म के थ्रू ही मिलते हैं ना। अब वो अपनी लाइफ में पर्सनली कैसे हैं, ठीक है, हमको नहीं पता, हम तो सिर्फ न्यूज़ से सुनते हैं। लेकिन जो वो करते हैं वो तो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, हम तो उनको उसी लेंस से देखते हैं। तो आपका जो क्राफ्ट है उसमें अगर हमने ये धर्म का ज्ञान नहीं डाला, आपके जो क्राफ्ट में हमने ये मैसेज नहीं डाला, तो वो क्राफ्ट मेरे लिए तो वेस्ट है। इट इज़ नॉट हेल्पिंग सोसाइटी। तो मेरे हर काम से, हर क्राफ्ट से पता होना चाहिए कि मैंने कितना एलिवेट किया, ना कि कितना नीचे किया। तो स्पिरिचुअल प्रॉफिट इसी को बोलते हैं। स्पिरिचुअल प्रॉफिट इज हाउ मच यू गिव माइनस हाउ मच यू टेक। ओके, दैट इज प्रॉफिट। ओके, एंड हाउ मच यू गिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू आर विलिंग टू रिसीव। बिकॉज ग्रेस तो फॉल कर रही है, मैं फिर रिसीव ही नहीं कर रहा हूं। जब मैं रिसीव करने की कैपेसिटी में आऊंगा तो मैं ज्यादा अंदर लूंगा, और जितना अंदर लूंगा उतना इवॉल्व होऊंगा, और जितना इवॉल्व होऊंगा उतना दूंगा। और दैट्स व्हाई यू ऑलवेज से दैट इफ यू आर इनटू दैट जर्नी, और इफ यू आप दे रहे हैं, तो आपको अलग कुछ स्पिरिचुअल, आपको मंदिर जाने की या आपको CSR, आप जहां हो वहीं पर मंदिर है। क्योंकि जब आप देना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली ईश्वर आपके साथ हो जाते हैं, आपके हाथ ईश के हाथ बन जाते हैं। जब इस संसार को कुछ जरूरत पड़ती है आपकी, तो आपकी आंखों से ईश्वर झांकते हैं। आपको ये सोचना है। और फिर मंदिर तो मन की शुद्धि है। वो जहां आप हो, आप ही शुद्ध हो, तो वो मंदिर बन ही जाएगा। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, अगर मेरे को इसको एक लाइन में आंसर करना है, इज समथिंग विच, जिसको ये समझना पड़ेगा कि हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे हाथ में बहुत लोगों की पावर है। अब उस पावर को, बहुत लोगों की को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। अब उस पावर को मैं कैसे यूज़ करता हूँ,
वो मेरे हाथ में। अमेजिंग। मतलब ये तो हम मतलब इसको बहुत लंबा ले जा सकते हैं, लेकिन आज पहली बार आपको क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा है बड़े आम पे, आपकी सोच, आपके जो कर्म हैं और लोगों को कर्म में क्या ला सकते हैं अपने अपने कामों में, ये इंट्रोडक्शन करा है। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो आपको फिर लाएंगे, आपको वो चाहेंगे कि आप वापस आएं अलग अलग जी। पर्सपेक्टिव्स और अलग अलग एंगल से लेके। अब हम बिल्कुल आएंगे, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू। बट ऑन दिस वी एंड ऑन अ वेरी गुड नोट, जहाँ पे Thank you. ये सोच तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट से मिल जाएगी कि आप अपने काम में क्या कर सकते हैं जी। और क्यों आप इसको क्या कहते हैं स्पिरिचुअल एंगल आपके उसमें ला सकते हैं, देने की जो वृत्ति है या टू गिव बैक टू द यूनिवर्स। एंड सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट अगर कोई यंग लोग भी देख रहे हैं इसको तो कम से कम ये सोचें तो। जी। राइट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसे लगे हमारे स्पिरिचुअल बिजनेस कोच रोहित अरोड़ा जी? तो आप ये जान ही गए होंगे कि ट्रांसगुनाइजेशन और रोहित अरोड़ा जी बिजनेस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी लेके चलते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की और आपकी लाइफ की क्वालिटी कुछ कमाल की हो जाती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वालिटेटिव लोग, ऐसे ऊंची सोच वाले लोग हम और ले आएंगे हमारे पॉडकास्ट में। तो आइए मिलते हैं बड़े आम में।